वाला हूँ, पला बड़ा दिल्ली में ही। एजुकेशन पढ़ाई सब मेरी दिल्ली और एनसीआर से है। सौरभ मेरे छोटे भाई हैं और हम दोनों एक जॉइंट फैमिली के अंदर हमारी अपनी है। मेरे फादर रिटायर्ड हैं पंजाब नेशनल बैंक से, मेरे मदर हाउसवाइफ थे। और पूरा समय या पूरा टाइम जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो जितने भी बड़े हमारे भाई बहन थे वो सब भी पढ़ाई कर रहे थे। हम लोगों के घर में एक ही चीज़ बोल बोल के हमें भी बड़ा किया गया कि बेटा अगर जीवन में कामयाबी चाहिए तो अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लेके आइए ताकि आपकी अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उसमें अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लेके आइए ताकि आपकी अच्छी नौकरी लग जाए। तो बचपन से मेरे दिमाग में एक चीज़ फिक्स थी कि इस दुनिया में अगर कामयाबी चाहिए तो उसके लिए एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए और उस नौकरी को पाने के लिए अच्छी पढ़ाई या अच्छे नंबर आएंगे तभी वो मिल सकते। तो जितनी मेरी क्षमता थी उतनी मैंने पढ़ाई पढ़ी। मैंने अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया गाजियाबाद से, फिर अपना MBA किया MIT बिजनेस स्कूल नोएडा से, और MBA करने के बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई TVS मोटर कंपनी में, जहाँ पे बतौर टेरिटरी मैनेजर में कार्य करता। चंडीगढ़ मेरी पोस्टिंग हो गई और मुझे हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और 1/3 पंजाब, इन 3 एरिया का डीलर चैनल संभालने का कार्यभार कंपनी की ओर से सौंपा गया। 6.5 लाख रुपए का मेरा एनुअल पैकेज था जो मुझे TVS में मिला, और एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा जीवन जो हर 24 साल में एक बच्चा अपने लिए सपना देखता है, वो सब मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से एक शॉट में पूरा हो गया। 48,000 रुपये महीने की सैलरी मिलने लगी, एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट भी मिल गई और एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे ब्रांड के साथ आप कह सकते हैं करियर की शुरुआत। इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर आने का मौका मिला था आज से लगभग 29 जून 2007 इंडस्ट्री में आया। जिस दिन इस व्यापार में आया ना तो मुझे इस बिजनेस की कोई जानकारी थी और ना ही इस व्यापार को करने की मेरी अपनी कोई इच्छा थी। इस बिजनेस में आने की सिर्फ एक वजह रही कि जो व्यक्ति मुझे इस कारोबार में लेके आए थे उनको मना कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि TVS में वो मेरे बॉस थे और यहाँ पे भी मेरे बॉस हैं, और मेरे तो क्या आपको बहुत लोगों के बॉस हैं जिनका नाम है मिस्टर दीपक बजाज, जो जानी मानी हस्ती या जानी मानी सेलिब्रिटी आप कह सकते हैं कि पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है। आज अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में क्यों ना हो, अगर 2 साल से ज्यादा अगर वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर चुका है या कर रहा है तो ये कम ही संभव है कि उसने दीपक बजाज जी का नाम ना सुना। और आज बहुत सारी किताबें वो लिख चुके हैं। अभी लेटेस्ट में की एक और किताब का एडिशन जो है लगभग 1.5 महीने पहले लॉन्च हुआ। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, मतलब सोशल मीडिया पे लाखों आज उनके फॉलोअर्स हैं और ही हैज बिकम नाउ एन इंटरनेशनल ट्रेडर। लेकिन ये आज की सच्चाई है। आज से 16-17 साल पहले दीपक सर भी TVS में जॉब करते थे और मैं उनको रिपोर्ट करता। तो जब उन्होंने मुझे इस कारोबार का हिस्सा बनने के लिए कहा तो मैं सच कहूँ तो मेरे पास ना करने की कोई चॉइस नहीं, लेकिन काम करने का इरादा दूर दूर तक भी नहीं। लेकिन उनके बार बार कहने पे, पुश करने पे मैं एक प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हो गया, और उस प्रोग्राम में भी सच बताऊं तो बड़े बेमन से गया था। कोई ऐसा सीखने या काम को समझने की नीयत से नहीं गया था, सिर्फ जिसको बोलते हैं एक ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए कि चलो यार इतना कह रहे हैं तो चलते हैं। और मन में यही विचार था कि प्रोग्राम से आने के बाद मैं इनको परमानेंट मना कर दूंगा कि फिर बार बार मुझे आप इसके लिए पुश मत करो, मेरा इस तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सोच के बेमन से मैं प्रोग्राम में चला। लेकिन उस प्रोग्राम में जाने के बाद, जिसको हम लोग रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम या कुछ लोग लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, उसमें 1 नाइट स्टे और 2 डेज का वो प्रोग्राम था। वो एक तरीके से समरी या ये कह लीजिए क्रैश कोर्स था डायरेक्ट सेलिंग। और वहां पे जाके मुझे असली ताकत डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चली, और वहां से फिर मेरा जो इंटरेस्ट था या जिज्ञासा थी वो इस काम के लिए जाग गई। मैं यूं कहूँ कि उस प्रोग्राम से मैं निकला और मैं पागल हो गया और उसके बाद मैंने फटे चक दे तो ये तो बातें बिल्कुल फिल्मी हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उस प्रोग्राम से निकलने के बाद एक विचार मेरे मन में घर कर गया कि गौरव, 99% तो अभी भी ये काम झूठी है, लेकिन 1% मेरे मन में एक डर बैठ गया कि अगर 1% भी ये सच है तो कहीं मेरी ईगो या मेरी अज्ञानता की वजह से कभी जीवन के किसी पड़ाव पे ये पछतावा ना हो कि एक अच्छी चीज हाथ तो आई थी लेकिन मैंने बड़ी कैजुअली उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने दी। वो जो 1% डर था मेरा, उसने मुझे मजबूर किया इस काम को सीखने में, समझने में। और उस दिन मेरी रियल जर्नी शुरू हुई जब मैं इस खोज में निकला कि भाई आखिरकार ये है क्या, ये काम कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, हिंदुस्तान में कब आया। और जो मेरी सबसे बड़ी दुविधा थी इस काम को लेके
जिसका सवाल का जवाब ढूंढने में निकला कि इस काम को लेके कुछ लोग तो ऐसे मिलते थे जो बोलते थे मरता मर जाऊंगा लेकिन इस काम को नहीं करूंगा। सही है गलत? Yes. करूंगा तो बड़ी दूर की बात है, सुनूंगा भी नहीं, देखूंगा भी नहीं। ऐसे हैं लोग। Yes. और कुछ लोग ऐसे मिलते थे जो बोलते थे मरता मर जाऊंगा, अगर करूंगा जीवन में तो यही करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। तो ये जो मेरी दुविधा थी कि एक ही काम को लेके तो इतने अलग प्रकार के ओपिनियंस कैसे संभव हो सकते हैं, मैं उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए या उस प्यास को शांत करने की खोज में निकल गया कि पढ़ के तो देखें, समझ के तो देखें कि भी एग्जैक्टली है क्या। और जितना ज्यादा मैं इसको पढ़ता चला गया, जितना ज्यादा नेटवर्क की ताकत को मैं समझता चला गया, मैं भी इस काम के प्रति उतना ही आकर्षित होता चला गया। 3.5 महीने अपनी नौकरी के साथ साथ इस व्यापार को किया। फिर 12 अक्टूबर 2007 में मैंने बहुत मेहनत से पाई हुई नौकरी को भी इस व्यापार के लिए रिजाइन कर दिया। आज लगभग 16-16.5 साल से ज्यादा मुझे इस कारोबार को एज अ करियर करते हुए हो गए। और नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया था, बहुत से लोग, आप समझते हैं, बहुत से लोगों ने अपोज किया, बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत से लोगों ने डराने तक की कोशिश की कि भाई जो निर्णय आप नौकरी छोड़ने का ले रहे हो, ये निर्णय के ऊपर अगले 16 दिन में पछतावा होगा और दोबारा नई नौकरी ढूंढने के लिए निकलोगे, लेकिन इतनी अच्छी दोबारा नहीं मिलेगी जितनी पहली बार किस्मत से तुम्हें मिल गई। बट आप इमेजिन करिए, 16 दिन नहीं, 16 हफ्ते नहीं, 16 महीने नहीं, आज 16 साल हो गए। और अब तो मैं कह सकता हूँ कि केवल मैं ही नहीं, हम 2 ही भाई हैं, तो हम दूसरा भी इसी लाइन पे है। तो पिछले 16 सालों के अंदर हमारे घर में अगर अन्न का एक दाना भी आया तो वो भी इस काम के कारण आया, और अगर जैगुआर कार आई तो वो भी इसी सबसे ज्यादा प्राउड इसी बात पे है कि जो निर्णय मैंने 16-17 साल पहले लिया, मैं आज भी एक टांग पे उसी निर्णय पे वहीं खड़ा हूँ, उसी चौक के ऊपर, कि भाई साहब जिस अंगद के पांव के साथ अड़के खड़े थे वहीं खड़े। जो लोगों को तब समझा रहे थे वही आज समझा रहे हैं। मैंने कभी किसी को पीठ नहीं दिखाई, इस बात का सबसे बड़ा गुमान है, सबसे बड़ा प्राउड है इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि लंबा समय हो गया तो कुछ अचीवमेंट्स भी नहीं। जब शुरुआत की थी तो मोटरसाइकिल चलाता था, फिर स्विफ्ट खरीदी, फिर मैग्नम ली, फिर सपनों के दायरे थोड़े खुल गए तो गाड़ी भी ली, फिर अपना खुद का घर सेक्टर 45 नोएडा के अंदर ही एक अपार्टमेंट है प्रतीक स्टाइलों के नाम से, वहाँ अपना खुद का घर बनाया, आज मैं वहीं पे रहता हूँ। फिर जैगुआर कार भी ली, छोटा भाई भी इसी बिजनेस में है, वो एक्सयूवी चलाता है। बट सच बताऊँ, हमने गाड़ियाँ ले ली, पैसे कमा लिए, इसका मुझे कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं लगता। क्योंकि मैं सच बोलूं तो ये मैं नौकरी में भी कर लेता। हाँ, जैगुआर तो नौकरी में नहीं चला रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे भी साइकिल में चल रहा होता। रोटी में ऐसा नहीं है कि नौकरी में नहीं खाता, नौकरी भी अच्छी है। अगर आज इवैल्यूएट करूं तो नौकरी की पोजीशन पे भी होता तो घर तो चला ही रहा। हेलो, प्रतीक जैसा घर मैंने शायद इतना बड़ा नहीं लिया होता, तो छोटा सही, नोएडा में नहीं तो ग्रेटर नोएडा में ही सही, लेकिन ले तो वहां भी लिया। लेकिन अगर रियल कोई मेरे से पूछे कि नौकरी ना करना और आज में फर्क क्या है, तो एक बहुत बड़ा फर्क है कि आज पिछले इतने सालों की मेहनत के बाद मैं एक ऐसा सिस्टम बनाने में, एक ऐसा नेटवर्क बनाने में कामयाब हो गया, जिस सिस्टम के बन जाने के बाद आज अगर मैं काम नहीं भी करता, कम भी करता हूँ, या कुछ दिन के लिए काम को छोड़ के भी चला जाता हूँ, तो भी मेरे काम न करने की वजह से मेरी इनकम पे असर नहीं। ये फैसिलिटी नौकरी में मेरे पास कभी भी अवेलेबल नहीं होती, चाहे मैं वाइस प्रेसिडेंट ही क्यों ना बन जाता। अगर मैं 1.5 महीने के लिए नौकरी से अगर ब्रेक लेता तो मुझे हो सकता है कि कंपनी ही मेरे से परमानेंट ब्रेक ले लेती। हेलो, दुकानदारी हो या नौकरी हो, वहां पे सब कुछ अलाउड है, ब्रेक अलाउड नहीं है। इस व्यापार में जो सबसे बड़ी खूबी मुझे लगी कि आप एक समय के बाद अपने एक नेटवर्क का निर्माण इस तरह कर सकते हैं कि आपकी इनकम ऑटो मोड के ऊपर चली जाए। बहरहाल, जिन साथियों से पहली बार मुलाकात हो रही है, एक छोटी सी बात उन लोगों को बोल के मुझे अपने जो पुराने या जो सीनियर लोग हैं उनकी तरफ चलता। जिन लोगों ने भी हाथ खड़ा किया, देखिए आपने सारी प्रेजेंटेशन देखी, सारे साथियों को सुना, और मैं अगर जैसे जब MBA भी मैं कर रहा था तो एक फॉर्मूला हम बोलते थे, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा। वो कहते थे कि इस दुनिया में किसी भी कारोबार अगर बिजनेस को आंकलन करना हो, अप्रेजल करना हो, एनालाइज करना हो कि ये काम करने लायक है, तो उसको एक फॉर्मूला पे करते हैं, उसको बोलते हैं ROI,
आई एम श्योर आपने सुना होगा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई भी व्यापारी किसी भी काम में शुरू करने से पहले अपने किताब में क्या करता है कि भाई इस काम को करने में मेरा लगेगा क्या, मेरी लागत क्या लग सकती है, या कितने रुपए का रिस्क मुझे लेना पड़ेगा। और दूसरा सवाल ये आता है कि अगर मैं इतने रुपए का रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाऊं तो कितना मुनाफा आने की संभावना है। गारंटी नहीं, कितना मुनाफा आने की संभावना। अगर किसी भी दुनिया के व्यापारी, चाहे कोई पान की दुकान चला रहा है या चाहे कोई अंबानी जी रिलायंस चला रहे हैं, कोई भी व्यापारी अगर कोई भी व्यापार को शुरू करेगा तो इसी आंकलन के साथ कर सकता है, जिसको बोलते हैं ROI। तो मैं तो बड़ा सरल, अगर आपको सरल भाषा में समझाऊं तो आप इस बिजनेस को भी इसी फॉर्मूला पे आंकलन कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, इस बिजनेस को शुरू करने में आपका लगेगा क्या, या आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट तो इस काम में है 0। क्यों? क्योंकि जो पैसे आपने दिए उसके बदले का आपकी जरूरत का और वाजिब कीमत का सामान आपको दिया जाएगा। हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं है कि आप रिगराजी लीजिए। जैसे भाई ने बोला कि उनको लिवर की भयंकर प्रॉब्लम थी, है ना। हालांकि ये दोनों सेंटेंस बहुत ही डेंजरस है कि मैं क्या कहते हैं, लिकर के व्यापार में था और लिवर की मुझे डेंजरस प्रॉब्लम थी, तो कोई आदमी मानेगा नहीं कि बिन पिए थी। लेकिन उस भाई ने क्या बोला कि भाई मेरे लिवर का इतना, और एक और साथी और थे जिन्होंने बोला कुछ लाखों रुपए खर्च दिए, शायद वो भी फैटी लिवर का ही जिक्र कर रहे थे कि हाँ, कि बहुत लाखों रुपए खर्चने के बाद भी आराम नहीं था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उनको लिवर का समस्या था तो उन्होंने लिवर का सोल्यूशन ले लिया। किसी को अस्थमा का था बच्चे को तो उसने अस्थमा का ले लिया, किसी को हेयर फॉल का है तो हेयर फॉल, और किसी को खेत में प्रॉब्लम है तो उसने खेत का ले लिया। मतलब आपके पास एक वैरायटी है, आप इसमें से जो चाहें वो चुन सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। जैसे ही आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं तो आपको जो सेलिंग राइट्स हैं या जो बिजनेस परस्यू करने के राइट्स हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट की कंपनी दे रही है। तो अगर प्रैक्टिकली अगर पेपर पेन पे लिखूंगा तो इन्वेस्टमेंट के आगे तो 0 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। मनी के टर्म्स, मेहनत के टर्म्स में है, पसीने के टर्म्स में है, पैसे के टर्म्स में। दूसरा सवाल, अगर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाऊं तो मिलने की क्या संभावना है। तो इस बिजनेस में जैसा मेरे साथियों ने बताया, 1,000 रुपए हफ्ते से लेके 2,10,000 रुपए हफ्ते तक आने की संभावना। यहाँ पे किसी ने ये तो नहीं बोला कोई गारंटी या मनी बैक गारंटी प्लान तो नहीं पता, सबने बोला आने की संभावना। और मैं भी यही कह रहा हूँ, आने की संभावना है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, दुनिया का कोई भी व्यापार अगर आप करेंगे तो गारंटीज पे तो व्यापार तो छोड़ो, जिंदगी गारंटी पे नहीं चलती। हेलो, यस, चलती है क्या? नहीं। आप जिस ट्रेन में बैठ के जाते हैं गारंटी है पहुंचेंगे? नहीं। 10 मिनट की मुलाकात की शादी करने का निर्णय ले लेते हैं, गारंटी है चलते? बताइए, कोई गारंटी यहाँ से निकले गारंटी थोड़ा। एक संभावना ही तो होती है, आदमी के मन में एक संभावना होती है कि चल यार अब गाड़ी में बैठे तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। ऐसे ही व्यापार, मेरे फादर ने मुझे MBA कराया अमेठी से, 4,10,000 रुपए 2 साल की फीस थी। उन्होंने एजुकेशन लोन लेके मुझे पढ़ाया, लेकिन कोई अमेठी ने मुझे गारंटी लेटर थोड़ा ना दिया था एडमिशन लेटर के साथ कि भाई यहाँ से MBA करोगे तो आपको पक्की नौकरी मिलेगी। एक संभावना थी कि अगर MBA कर लूंगा तो एक नॉर्मल ग्रेजुएट से बेहतर सैलरी लग सकती है। तो जीवन और व्यापार संभावनाओं पे चलते हैं, गारंटी पे नहीं चलते। तो अगर इस बिजनेस को आकलन करेंगे तो इस बिजनेस में लागत के रूप में आपको 0, मतलब कुछ नहीं लगता, और रिटर्न के रूप में 1,000 रुपए से लेके 2,10,000 रुपए हफ्ते तक आने की संभावना। लेकिन मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि जीवन में ऐसे किसी काम को क्यों ना किया जाए जिसके ना चलने से तो कोई नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई तुक्के से भी चल जाए तो 2 पैसे का फायदा हो सकता है। मेरी कॉमन सेंस तो ये कहती है कि ऐसे काम को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, राइट। ये तो बात थी जो मेरे साथी पहली बात है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एक बार उनको मैं देखना चाहता हूँ। इतना मुस्कुरा के लोग हाथ खड़ा करते हैं और वो मुस्कुराहट दबाव बनाती है कि आज ये कुछ और नई बात बताई है, मुझे रोज नई बात पैदा करके लानी पड़ती है। लेकिन अगेन बताऊंगा तो नहीं, हमारा अलग बताऊंगा। लेकिन अगेन मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बात आपको पता नहीं है, ये बात आपको पता ही है, सिर्फ कई बार वो बात जहन से निकल जाती है। ठीक,
मैंने पिछली बार भी ये बात YWCA में बोली थी, यहाँ पे भी मुझे याद नहीं बोली कि नहीं, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। ध्यान से सुने जितने भी साथी, और इस बात को अपने कॉन्शियस से सब कॉन्शियस और उसके अंदर भी कुछ हो तो उसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि यही इसका सार है। लेट्स टॉक अबाउट मनी। देखिए, आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे, आप मुझे पहले तो ये बताइए, पैसा जरूरी है? यस। और ज्यादा चाहिए? यस। ये स्टूपिड सवाल पूछूंगा तो बाहर भी सब सड़क पे भी बोलेगा, है ना? तो ये बात बोल के फिल्मी डायलॉग मार के क्या करना है जी, पैसा पैसा बिगाड़ देता है, ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि भैया 99% जिंदगी की समस्याओं में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा ही हुआ है। सही है बस? और पैसा एक ऐसी विचित्र यूनिक प्रॉपर्टी है जिसके होने से आपके जीवन में खुशी आए ना आए, जिसके ना होने से दुख जरूर आए। मतलब जिसके होने से सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी इसका तो पता नहीं, लेकिन जिसके ना होने से दुख बहुत आता है। ठीक है, तो पैसा तो चाहिए। अब पैसे को समझना चाहिए कि भाई पैसा आता क्यों है। तो आप में से जो लोग इस बात को पहली बार सुन रहे हैं, तो अगर पहले किसी ने ना सुना, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपका दिल क्या कहता है, पैसा क्या करने से आता है? काम करने से। काम करने से। काम करने से पैसा आता है। और कोई पैसा किस बात का आता है? क्या? कन्विंस करने। कन्विंस करना। सर ने बोला कन्विंस करना। और किस चीज? हार्ड वर्क का, सेल करने का, बेचने का पैसा। नसीम भाई, सॉल्यूशन। वेरी गुड। ध्यान से सुनिए मेरी बात। पैसा दुनिया में सिर्फ एक ही चीज का बनता है, किसी की समस्या का समाधान करना। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेलिंग भी किस चीज की? सोल्यूशन। जैसे पानी आपका कितना ही अच्छा और स्वच्छ क्यों ना हो, तभी तो बेच पाओगे जब अगले को प्यास लगे। अगर प्रॉब्लम है ही नहीं तो फिर कैसे बेच पाओगे? हेलो, आपके पास मिठाई है बहुत ही गजब, लेकिन खिला तो तभी पाओगे ना जब डायबिटीज नहीं होगी। सही बात है कि नहीं? यस। तो मैं इसको आकलन करूं, जो लोग दुकान चला रहे हैं, सपोज करो कोई किसान है, वो किस बात का पैसा कमा रहे हैं? धान बेचने का। हाँ? कौन सी समस्या? किसान एक ही चीज का पैसा कमा रहा है, इंसान की एक समस्या है भूख, उस भूख का समाधान बेचता है तो पैसा बनता है। यस। दुकानदार आपको लोग चीनी नहीं बेच रहा, दुकानदार आपको, क्योंकि आपको चाय बनानी थी या आपको खीर बनानी थी, तो उस खीर बनाने के लिए जिस चीज की आपकी समस्या या जरूरत थी उसका समाधान बेच के पैसा कमाता है। नौकरी में आदमी क्यों पैसा कमाता है? यहाँ कोई है जो जॉब में, आपको किस बात की सैलरी मिलती है? काम करने। अब वो स्किल को बेचने की। हाँ? स्किल को बेचने। आपके कंपनी के ओनर की कोई ऐसी जरूरत है जिसको आप पूरा कर सकते हैं। जिस दिन आप उसकी उस जरूरत को पूरा करना बंद कर दोगे या उस लायक नहीं रहोगे, उस दिन निकाल देगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस। सपोज कोई आदमी सीए है, वो किसी कंपनी में जॉब करता है, तो उस कंपनी की ये जरूरत है कि भैया हर साल रिटर्न फाइल करनी है। कल से गवर्नमेंट बोल दे आज से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बंद, कोई जरूरत नहीं है, दुबई के जैसे, तो सबका क्या निकाल देगा। वो रखेगा उसको? निकाल देगा। नहीं रखेगा ना। क्यों? क्योंकि उसकी अब कोई समस्या या जरूरत नहीं है। तो पहली चीज ये गांठ बांध लीजिए, इस दुनिया में अगर किसी को एक पाई भी मिलेगी तो मिलेगी तो तभी जब वो किसी की समस्या का कोई समाधान। यहाँ तक अगर बात समझ आई तो आगे बढ़ाए। अब इधर आए, आपको क्या लगता है यहाँ पे किस समस्या का हम समाधान कर रहे हैं जिसके पैसे मिलते हैं? पहला समस्या जी, हेल्थ। ये सही बात है या वैसी मनगढ़ंत बात है? Yes. हाँ, है कोई जिसको खुद को हेल्थ का कोई सोल्यूशन मिला है तो जरा हाथ खड़ा करें। खुद को, या खुद को बोले तो खुद को, अपने को या अपने परिवार में किसी को मिला है तो हाथ खड़ा करें, पूरा खड़ा। तो इट मीन्स हम हेल्थ का सोल्यूशन बेचते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन। यस। और दूसरा वेल्थ। पक्का? यस। हम लोगों की आर्थिक समस्या का कैसे, हम उनको क्या कह रहे हैं कि आप भी इस व्यापार को करके अपनी आर्थिक समस्या को दूर कर सकते। तो अब ये बात मैंने आपसे क्यों कही, इसका सिंपल मतलब, पूरे दिन
अगर मैंने कोई हेल्थ का सोल्यूशन बेचने की कोशिश की और वेल्थ का सोल्यूशन बेचने की कोशिश की, तब तो मैंने उस दिन सच में कोई काम किया। जिस दिन मैंने ना तो हेल्थ का कोई सोल्यूशन बेचने की कोशिश की और ना वेल्थ का कोई सोल्यूशन बेचने की कोशिश की, उस दिन मैं बिजी तो रहा, लेकिन मैंने काम तो नहीं। नहीं किया। अब यस। जैसे अगर आप यहाँ से ट्रैवल करके गए लखनऊ, तो आपको ट्रैवलिंग का बहुत पैसा मिलेगा गाड़ी चलाने का। तब अगर आप उबर का काम करते हो लेकिन अगर आप माई लाइफ करते हो तो इस बात का पैसा थोड़ा दे देगी कंपनी, क्योंकि मैं लखनऊ गया था। लखनऊ जाके कोई हेल्थ और वेल्थ का सोल्यूशन बेचने की कोशिश की, तब तो पैसा मिल सकता है। लेकिन इस बार ना पसीने का, ना हार्डवर्क, ना रात को जागने का, ना दिन में बेचैन रहने का, ना एसिडिटी का, ना गैस का, ना डिप्रेशन का, ना सप्रेशन का, किसी का पैसा नहीं देगी कंपनी। माई लाइफ आपको केवल 2 ही काम करने का पैसा देती है, या तो आप किसी को हेल्थ। तो चलो मैं ये तो नहीं कहता कि आपके हाथ में है आउटपुट, कि मैं आज किसी को हेल्थ का सोल्यूशन बेच के रहूंगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मैं किसी को हेल्थ सोल्यूशन बेचने की कोशिश करूंगा, ये तो आपके हाथ में है। यस। बोलो ना। यस। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल हो गया, 2 वर्ड याद करें और खत्म करें। पहला वर्ड है बिजी, बोलिए। बिजी। 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 दूसरा है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव। जीवन में आप आपका दिमाग आपको भटकाता है कई बार, वो ये रिपीट नहीं करना, समझना है। आपका दिमाग आपको भटकाता क्या है, आप पूरा दिन चले, पसीना बहुत आया, लेकिन उस दिन पहुंचे कहीं नहीं, क्योंकि ट्रेडमिल पे चला, पसीना बहुत आया लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि उस दिन आप बिजी थे, उस दिन आप प्रोडक्टिव नहीं थे। अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आपको अपना दिन के सारा समय जो भी आप काम पे लगाते हैं वो प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स होने चाहिए। कई बार हमारा माइंड क्या करता है, वी फील अरे बहुत काम किया, बट एक्चुअली में आज मैं आपको बड़ा सिंपल आंकलन बताता हूँ। रात को सोने से पहले 3 आंकलन करना। पहला, क्या आज मैंने कोई हेल्थ सोल्यूशन बेचने की कोशिश की? इफ दी राइट। चेक मार्क इज राइट, तो आप समझना आज का दिन कुछ तो भी प्रोडक्ट, छोटा या बड़ा, कम या ज्यादा, लेकिन कुछ तो भी प्रोडक्टिव किया। अगला सवाल, क्या आज मैंने कोई वेल्थ सोल्यूशन बेचने की कोशिश की? अगर उसका भी आपको चेक मिले तो आप बोलना चलो इसका मतलब आज मैंने कुछ काम किया, प्रोडक्टिव किया। और अगर इन दोनों पे काटा है तो तीसरा और अंतिम, चलो आज ना तो हेल्थ सोल्यूशन बेचने की कोशिश हुई, ना वेल्थ सोल्यूशन बेचने की हुई, लेकिन आज आने वाले कल के लिए हेल्थ सोल्यूशन या वेल्थ सोल्यूशन बेचने की अपॉइंटमेंट सेट हो। अगर वो भी काटा है तो भैया मान लेना वो दिन बर्बाद कर दिया आपने, सिर्फ बेवकूफ बना रहा है आपका दिमाग आपको, आप बिजी थे उस दिन, प्रोडक्टिव कुछ नहीं किया।